ऐसे है। अच्छा जी, कनाडा जो है ना वो तो बस आपको पता है ना, जैसे वो हमारे जैसे पाकिस्तानियों के मास्टर्स जो है अंकल सैम है, कनाडा का भी जो मास्टर है वो अंकल सैम है, ठीक अच्छा है जी। तो बस वो उनके पीछे पीछे जो आंटी ने कहना है, आंटी यूएसए ने कहना है, वही अंकल जो है इधर कनाडा ने वही करना है, ठीक है जी। तो आंटी की बात तो वो टाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो आज फिर हमारी जो टालना भी नहीं चाहिए, पड़ोसी हैं, चलो ठीक है, हमारे, हाँ प्यार मोहब्बत भी है। तो हमारी वो जो हसीना है मेलनी जोली साहबा जो हैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, आज उन्होंने फिर से कहा है कि जी कनाडा जो है वो और कुछ जो हैं रशियन 34 इंडिविजुअल्स और एक जो बिजनेस एंटिटी है उसके ऊपर और हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये रशिया की जो डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा है इसको फैलाने में बहुत ज़्यादा आगे आगे चल रहे हैं। इसमें बहुत सारे रशियन ह्यूमन राइट्स जो एब्यूजेस हैं वो हमने किए हैं, नोट किए हैं, और वो जो हैं बिल्कुल मना हो नहीं रहे हैं। जिस दिन से उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया हुआ है उस दिन से जो है लोगों की वो जो मैस ग्रेव्स और बाकी बॉडीज जो मिली थी ना, तो शायद उसकी तरफ इनका इशारा था कि बहुत सारे ये ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस जो हैं वो हमने फाइंड आउट किए हैं। और इसके अलावा हम ये इसलिए भी मेजर्स कनाडा ले रहा है कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहा है बताने के लिए कि हम ठीक है और यूक्रेन गलत है, तो उसके लिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो ये हमने कुछ लोग जो हैं वो फिगर आउट किए और उसके खिलाफ हम लोग अब सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो बाजी और लगाते जाओ तुसी सैंक्शंस, थोड़े अपने मुल्क का जो पट्टा है वो बैठता जाएगा। बहरहाल जी मर्जी है थोड़ी अपनी। आज जनाब आपको पता ही है, हमने आपको बताया था कि कनाडा ने जो फेडरल गवर्नमेंट ने इमरजेंसीज एक्ट लगाया था फ्रीडम कॉन्वॉय के बीच में, उसके ऊपर एक प्रोब बिठाई गई थी। तो उस इंक्वायरी कमेटी के सामने आज ऑटवा के जो सिटी मैनेजर हैं एक्सक्यूज मी स्टीव कैनेलॉक्स, उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा जी कि हमको जिस वक्त ये सारा ये कॉन्वॉय वगैरह शुरू होया था तो हमने जो ट्रस्ट किया था वो सिटी की पुलिस के ऊपर किया था, और हमें जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी वो उसके ऊपर, वो जो सिटी पुलिस थी ऑटवा की, उसके ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो बेस्ड थी। अच्छा, ये जो अब इंक्वायरी है इसको आज एक ईमेल भी दिखाई गई है जो कि कनाडा यूनाइटेड ट्रकर्स कॉन्वॉय की तरफ से थी, और ये इनको कहा गया था, इनको फॉरवर्ड की गई थी सिटी ऑफिशियल्स को, और मेयर जो जिम वॉटसन थे उनको जनवरी 25 में, जिसके कि उनको बताया गया था कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो शायद 30 डेज तक यहाँ पे होटल की बुकिंग्स कर सकते हैं और रह सकते हैं, और पुलिस को भी ये इंफॉर्मेशन भेजी गई थी। लेकिन जो ऑटवा के सिटी मैनेजर हैं उनका आज कहना था जी कि हमको पता चला कि शायद ये लोग थोड़े दिनों के लिए आ रहे हैं, ये ज़्यादा इतने दिनों के लिए नहीं आ रहे हैं, और हमको जो इंफॉर्मेशन पुलिस से मिल रही थी वो यही थी कि ये इसमें थोड़े दिन यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन इनका कहना था जी कि पुलिस ने हमें बताया था कि 1000 से 2000 के करीब लोग आएंगे, इनिशियली वो वीकेंड पे आएंगे और उसके बाद जो है वो अपने घर चले जाएंगे। तो हमको ये अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना अरसा तक रह जाएंगे। तो उसके लिए फिर जो है लिबरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो थी, उसने डिक्लेयर किया था फरवरी 14 को ये इमरजेंसीज एक्ट लगाया था। अब ये जो ईमेल आई है ये कुछ और कह रही है, सिटी मैनेजर जो हैं ये कुछ और कह रहे हैं। तो अब ये दोनों चीजें जो हैं कोइंसाइड नहीं हो रही। तो अब ये पता चलेगा कि सच अब इसमें क्या है, कौन सच, वाकई इन लोगों को पता था कि नहीं था। उन लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली हो, यहाँ से कोई और इन्फॉर्मेशन मिली, यहाँ से कोई और इन्फॉर्मेशन हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। वो तो अपना अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे ना। हाँ बिल्कुल बताएंगे। बिजनेस काउंसिल ऑफ कनाडा जो है जी उसने बड़ा कंसर्न शो किया है। उन्होंने कहा जी कि ये जो नेक्सस, ये जो कार्ड होता है जो कि आप कैनेडियंस जो है क्रॉस करते हैं बगैर चेकअप के वहाँ पे यूएसए के अंदर, उसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इनकी जो सीईओ हैं बिजनेस काउंसिल ऑफ कनाडा की, गोल्डी है, उन्होंने कहा जी कि हमने अब एक लेटर जो है अमेरिकन एम्बेसडर टू कनाडा जो है डेविड कोहन, उनको हमने लिखा और उनको हमने कहा कि यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो अब इनको नहीं इजाजत दे रही है, फैसिलिटेट नहीं कर रही है नेक्सस वालों को जो है उनको, और अपने जो वो उन्होंने सेंटर्स खोले हुए थे ये कनाडा यूएस बॉर्डर पे, ये बंद कर रहे हैं, जिससे कि वो ना तो रिन्यू हो सकते हैं ना नए बन सकते हैं। तो ये क्या है? अच्छा, इससे पहले जो हमारे कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर मार्को मेंडिचिनो थे, उनसे जब पूछा गया था तो उनको यूएस गवर्नमेंट ने कहा था कि जैसे हमने आपको नेक्सस की फैसिलिटी दी है तो हमारे भी ट्रकर्स जो हैं अमेरिकन उनको आप दें। मार्को मेंडिचिनो का कहना था कि हमारे कुछ सॉवरेनिटी के इश्यूज हैं
जिसके के बेसिस पे हम यूएस कस्टम ऑफिसर्स को ये लीगल प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हम उनको अमेरिकन को नहीं कर सकते हैं। तो अब उसकी वजह से झगड़ा चल पड़ा। झगड़ा, अमेरिकन ने कहा जी हम अगर आपको नेक्सस दे के बगैर आपको देखे सुने एंटर होने दे रहे हैं, एक दफा हमने रिव्यू कर लिया आपका और उसके बाद आपको ये दे दिया, सारी आपकी पुलिस प्रोब ये वो कर ली, तो हमारे भी लोगों के साथ आप फिर रेसिप्रोकेट करें। दैट वाज फेयर। हाँ जी, तो ये इन्होंने रेसिप्रोकेट किया नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते, कनाडा नहीं कर सकता। तो अब उसकी वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी या ट्रकर्स या दूसरे लोग हैं वो हर्ट होंगे अब, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते थे ना कनाडा और यूएसए के बीच में। तो कैनेडियन साइड पे ये कंसर्न है कि अब वो बहुत हर्ट होंगे, इसलिए कि उसी तरह फिर बाकी लोगों की तरह लॉन्ग लाइनों में वो खड़े रहेंगे। वो रिन्यू नहीं करे, सेंटर्स बंद कर दिए ना आरफा जी के पास भी है। जी वो उन्होंने सेंटर्स बंद कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप भी अपनी तरफ सेंटर्स खोलो और हमारे लोगों को भी ये फैसिलिटी दो। तो इन्होंने कहा हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर अब ये जो है ये अब झगड़ा चल पड़ा है, तो इससे ही है। अच्छा जी, अभी जो है वो डिबेट चल रही है, ये 2 बजे के करीब शुरू हुई थी। ये म्यूरल रेस में जो लोग हैं टोरंटो के, इसके अंदर जो लोग हैं होपफुल्स, टोरंटो मेयर के जो होपफुल्स हैं, जॉन टोरी हैं, गिल पेनेलोसा हैं, क्लोई ब्राउन है, सारा क्लिम हैगा है, स्टीवन पनवासी हैं। तो ये सारे लोग जो थे ये आज डिबेट कर रहे थे और इनका जो कर रहे थे मॉडरेट, वो टीवीओ के द एजेंडा के होस्ट जो हैं स्टीव पेकिन जो हैं वो कर रहे थे। और ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि पहले तो कभी आपको पता है जब मेयरल रेस होती थी तो बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती थी। इस दफ़ा ये जो साइकिल है इसमें सिर्फ 2 डिबेट्स हैं और आज की ये फाइनल डिबेट थी। और इससे पहले जो एडवांस पोलिंग जब क्लोज हुई थी तो उससे पहले बस एक डिबेट हुई थी। तो ये अभी इसकी अभी डिटेल्स हमारे पास पूरी नहीं आई हैं, आएंगी तो हम आपको पहले बताएंगे। लेकिन एडवांस पोलिंग जो अभी तक हुई है उसके रिजल्ट्स के मुताबिक 30% तक जो है वोटर टर्नआउट गिरा है कंपेयर टू 2014 एंड 7% फ्रॉम 2018। हालांकि अब तो दिन भी बढ़ा दिए थे, पहले तो एक दिन देते थे, अब 3 दिन उन्होंने दिए हैं एडवांस पोलिंग के लिए। लेकिन फिर भी तो अभी जो इस वक्त बहरहाल जो बहस वहां पे चल रही है, जाहिर है कि ऑब्वियस चीज़ों पे, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड अफोर्डेबिलिटी और उन चीज़ों पे, तो इसकी डिटेल्स हम कल लाएंगे कि हु डिड वेल, और खास तौर पे वो जो रेड टेप है उसको कट करने की बातें और ये सब तो हम करेंगे। अच्छा जी, क्यूब जो है अब वो स्ट्राइक पे जा सकता है नवंबर 3 से। क्यूब आपको पता है कि जो ऑन्टेरियो एजुकेशन वर्कर्स हैं वो लोग जा सकते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई अग्रीमेंट जो है ऑन्टेरियो गवर्नमेंट के साथ नहीं हो सका है। और इसके अंदर 50,000 एजुकेशन वर्कर्स जो हैं, जिनसे जब पहले पोल किया गया था तो उसमें से 80% लोगों ने कहा था, जो एजुकेशनिस्ट थे, जो भी एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उन्होंने कहा था कि हम जो है स्ट्राइक पे जाना चाहेंगे अगर जो है गवर्नमेंट के साथ नहीं हो सके, अग्रीमेंट्स आगे नहीं चल सके। और इन्होंने ये भी कहा था कि आप नो बोर्ड रिपोर्ट जो है उसको भी इंडक्ट करेंगे जो हमारी नेगोशिएशंस है। पहले तो गवर्नमेंट तैयार नहीं थी, फिर थी। तो इसके अंदर जो हमने आपको पहले भी एक दिन पहले एक्सप्लेन किया था, ये नो बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है कि राइट दिया जाता है कि अगर नेगोशिएशंस फेल हो गई तो हम स्ट्राइक पे जा सकेंगे। तो ये वो है। तो अब ये स्ट्राइक पे जा सकते हैं क्योंकि नेगोशिएशंस इनकी आगे नहीं चली और 17 डेज में ये अब और फिर से ये देखें अब बात आगे चलाएंगे तो क्या हो सकता है। बहरहाल ये अब लीगली वॉकआउट जो है वो कर रहे हैं और तकरीबन 5 डेज़ का नोटिस दे सकते हैं और उसके बाद ये कर सकते हैं। डग फोर्ड साहब जो हैं जी, उन्होंने आज कहा है कि हम और भी कुछ जो मेयर्स हैं उनकी पावर्स को हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और जो लार्जर म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जैसे कि पहले इन्होंने ज़्यादा पावर्स बढ़ा दी थी टोरंटो और ऑटवा के मेयर्स की, इसके ऊपर जाहिर है कि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया था। और अब इन्होंने कहा है कि जैसे ही म्यूनसिपल इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद हम कुछ और म्यूनसिपैलिटीज़ को भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जॉन टोरी ने तो इनका साथ दिया था, लेकिन जो ऑटवा के मेयरल कैंडिडेट्स हैं कैथरीन मैकेनी एंड मॉरिक शटक्लिफ, उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि मेयर्स को इतनी ज़्यादा पावर्स दें। एसोसिएशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ ऑफ ओंटारियो जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये आपने लेजिस्लेशन जो थी ये लाई थी लेट अगस्त के अंदर और इसके अंदर जो थी बोर्ड कंसल्टेशंस होल्ड करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लोगों से पूछें कि क्या मेयर्स को इतनी पावर्स देने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो जो है वो अब पता चलेगा इसके अंदर, जैसे ही ये म्यूनसिपल इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि और किन किन को दिया जा रहा है और क्या फोर्ड गवर्नमेंट जो है किसी के साथ कंसल्टेशंस कर रही है कि नहीं कर रही है। टीटीसी जो है जी उसने आज अनाउंस किया है कि वेंसडे से 1 बजे से लेके ऑनवर्ड्स वो अब लेडीज़ जो हैं, विमेन जो हैं, उनको अब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो इनके ड्राइवर्स के लिए अप्लाई करें और ये सेकंड वर्चुअल इंफॉर्मेशन जो सेशन ऑफ द ईयर ये कर रहे हैं अट्रैक्ट। इससे पहले इन्होंने कहा जी कि हमने जब पहले भी किया था
2020 में तो हमने ये अनाउंसमेंट की थी कि हमारे 10 में से 4 जो हैं वो लेडीज़ होने चाहिए ड्राइवर्स हमारी बसों के ऊपर, और ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही सक्सेसफुली गया था। तो अब हम कह रहे हैं फिर से लेडीज़ को कि आप विमेन एज ट्रांजिट ऑपरेटर्स इवेंट जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको आप अटेंड करें, और इसका पूरा नाम है TTC कनेक्ट्स विमेन एज ट्रांजिट ऑपरेटर्स। तो वो कह रहे हैं आप ज़रूर इसमें हिस्सा लें और जॉब जो है ये ज्वाइन करें, ये बड़ी अच्छी ल्यूक्रेटिव जॉब है। इसके अलावा जनाब energyrates.ca जो है उनके जो फाउंडर हैं जोएल मैकडोनाल्ड, उन्होंने आज कहा है कि आने वाले दिनों में लोग देखेंगे कि उनके कनेडियंस जो हैं उनके गैस बिल्स बेतहाशा ऊपर चले गए हैं। वो कहते हैं जी वो लोग जो कि नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो तो अपने बिल्स में 50 to 100% ऑन एवरेज जो है बिल्स के ऊपर राइज देखेंगे, और सम बिल्स तो जो हैं वो 300% इंक्रीज करेंगे। अच्छा, इसमें स्टैट्स कनाडा जो थी उसने कहा था कि मोस्ट ऑफ द कनेडियंस जो 61% कनेडियंस हैं वो तो ट्रेडिशनल गैस पावर्ड सिस्टम्स, फर्नेस, बॉयलर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने घर को हीट करने के लिए, लेकिन 29% जो हैं वो इलेक्ट्रिक बेसबोर्ड भी यूज़ करते हैं और रेडियंट हीटिंग सिस्टम्स भी यूज़ करते हैं। तो शायद उनके बिल्स जो हैं कम आ सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जो कि नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, यूक्रेन की वॉर चल रही है, फिर जो है गवर्नमेंट कार्बन टैक्स लगा रही है फेडरल गवर्नमेंट जो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस भी आती हैं, तो उसकी वजह से ये प्राइसेस जो हैं बेतहाशा ऊपर जाएंगी। तो वो कह रहे हैं जी ब्रेस फॉर दिस कमिंग विंटर एंड द बिल्स। ठीक है जी, ये मोर इन्फ्लेशन जी, मोर इन्फ्लेशन, ऑफ कोर्स मोर इन्फ्लेशन, और लोगों के पास जॉब्स हैं नहीं अच्छी, पैसे आप उनको देने को ज़्यादा तैयार नहीं हो, तो बस भाई आप यूक्रेन को ही देते जा रहे हो, तो बस फिर ठीक है, अपने लोगों को मरने दो। अल जज़ीरा की जनाब ये आज रिपोर्ट है, वैसे तो दूसरे भी कुछ मीडिया हाउसेस ने इसको किया, लेकिन इन्होंने बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट किया, और उन्होंने कहा जी कि ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की 20th कांग्रेस जो कि शी साहब को फिर से अब इलेक्ट कर रही है, जो कि कर लेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये काफ़ी जो हैं ये वो हैं पॉपुलर हैं और बड़े पावरफुल भी हैं। तो इसका मतलब क्या होएगा? इसका मतलब ये होएगा कि ना सिर्फ ये कि चाइना के टॉप ये और मोस्ट पावरफुल लीडर बनेंगे, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिर रिलेट, जाहिर है कि वो जियो पॉलिटिक्स कैसी होएगी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसी होएगी, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। वो कहते हैं जी कि ये अब बीजिंग में बैठे हुए हैं, वैसे तो उन्होंने दे दी है ग्रीन लाइट इनको फिर से चूज़ करने की, लेकिन अभी फॉर्मली उन्होंने इसको कहना है, और ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है 1949 से चाइना को रूल कर रही है। लेकिन वो कहते हैं जी अब जो है शी साहब के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जो कि 30 इयर्स में भी इन्होंने फेस नहीं किए होंगे। इनकी जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, जो कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, उसकी वजह से ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से जीडीपी इनका सिर्फ 2 से 3% की सिर्फ ग्रोथ दिखाएगा, जो कि पहले 6 to 7% दिखा रहा था। और ये जो इनकी ज़ीरो पॉलिसी अप्रोच है ये सिर्फ इनकी और नॉर्थ चाइना की है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की है, क्योंकि बाकी सब कंट्रीज़ जो हैं अब खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इनका सेक्टर है, जो कि 15 to 30% जो मेन इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो अब जो है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, और जो प्रॉपर्टी मार्केट है दैट इज़ 15 to 30% ऑफ जीडीपी, ये भी नीचे बहुत ज़्यादा आ गई है, और उसकी वजह से जो डेवलपर्स भी हैं वो भी अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं, और लोग जो है अपनी सेविंग्स जो है उनकी जल्दी से ख़त्म हो रही हैं। इनके जो सबसे बड़ा एक और भी मसला है क्लाइमेट का है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर्स आ रही हैं, ड्राउट आ रहे हैं, ब्लैकआउट्स आ रहे हैं, तो काफ़ी अब इस दफ़ा जो भी लीडरशिप आएगी उसको चाइना में चैलेंजेस होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शी साहब की जो ग्रिप है वो पावर के ऊपर वो कमज़ोर पड़ गई है। ही इज़ फुली इन कमांड, ही इज़ फुली इन कमांड। और ये तो बस बात ही है कि बीजिंग अभी डिसाइड कर रहा है, बीजिंग ने ऑलरेडी जो है उनके पास चॉइस ही नहीं है, ये इतने पावरफुल हैं कि इनको आप खुद ही देखेंगे कि इनका नाम आ जाएगा कि ये और जो है नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स जो है चाइना को रूल करेंगे। रॉयटर्स की आज एक खबर है जी, और इसके मुताबिक तेहरान की जो बहुत ही बदनाम ज़माना एवन प्रिजन है वहाँ पे आग लग गई थी, और उस आग लगने की वजह से तेहरान के अंदर 8 लोगों की प्रिजनर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। अगर आपको पता हो कि ये जो एवन प्रिजन है 2018 में यूएस गवर्नमेंट ने इसको ब्लैक लिस्ट पे किया था, क्योंकि वो कहते हैं कि इस प्रिजन के अंदर बेशुमार सीरियस ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस होते हैं।
वैसे तो ईरान कहता है कि जी हम इसके अंदर रॉबरी रिलेटेड क्राइम से जो लोग हैं उनको रखते हैं। यूएस का और बाकी जो लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, यहाँ पे ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स और डिटेनीज जो कि सिक्योरिटी चार्जेस फेस कर रहे होते हैं उनको भी यहाँ पे रखते हैं, या कि इरानियंस जिनकी ड्यूल नेशनैलिटीज़ हैं, और उसकी वजह से वैसे तो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि जी ये तो ऐसे आग तो कहीं पर भी लग सकती है, नॉट सच अ बिग डील। लेकिन जो है ईरान, उसने कहा है कि ये जो लगाई है आग इस प्रिजन में, ये ईरान के जो एनिमीज हैं उन्होंने लड़ाई है। और बेसिकली ये जो थे एक वर्कशॉप कर रहे थे, इनके बीच में एक फाइट हो गई थी उसके बीच में, उसकी बाद जी ये आग लगी थी। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये नॉर्मल है और आग ऐसे लगती रहती है तो फिर इसमें ईरान के एनिमीज़ कहाँ से आए। बहरहाल ये दो डिफरेंट जो हैं बयान आज ईरान से हैं। यूएनएचसीआर जो है उसने आज बहुत ही ज़्यादा शॉक का इजहार किया है, क्योंकि जो ग्रीक और टर्किश बॉर्डर जो है उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिप हुई नंगी लाशें जो हैं 92 जो रेफ्यूजीज थे उनको मिली थी। यूएनएचसीआर, जिसका कि आपको पता ही है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज है, उन्होंने आज कहा है कि ये इंतहाई शेमफुल है और ये जो है मैनिपुलेशन है और ये जो है बहुत ही डिग्रेडिंग और क्रूअल किस्म का ट्रीटमेंट है जो कि इनको दिया गया है रेफ्यूजीज़ को। अब दोनों ही अंकारा भी और एथेंस भी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम दे रहे हैं, और ये ग्रीक अथॉरिटीज़ जो थे इन्होंने इन 92 रेफ्यूजीज़ की बिल्कुल नंगी जो है वो बॉडीज़ उनको वहाँ पे मिली थी बॉर्डर के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ अंकारा जो है ये इस ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ में इन्वॉल्व है, उसने किया है। टर्किश डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो हैं इस्माइल कटाकली, उन्होंने कहा है जी कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। टर्की के अंदर एक भी कोई कह नहीं सकता कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, और ये जो है आपकी डिसऑनेस्टी है टुवर्ड्स टर्की जो आप ये ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जाहिर है कि ग्रीस और टर्की के बीच में काफ़ी वो है वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है, लेकिन इन बिटवीन जो यूनाइटेड नेशंस है वो बहुत ज़्यादा वो भी नाराज़ है। बीबीसी की आज एक रिपोर्ट है जी, और ये भी बड़ी ही जो है वो अब खतरे की घंटी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। बीबीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जो है उसने एक्यूज़ किया है रशिया को कि वो जो ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। रशिया जो है इरानियन मेड शाहिद 136 ड्रोन्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और इसका ये खासियत है कि ये टारगेट के ऊपर फिरता रहता है। ये जब तक ये टारगेट अगर हिल रहा है तो ये भी हिलता रहेगा, जब तक वो टारगेट स्टेशनरी नहीं होएगा, जब तक ये उसको ड्रोन हिट नहीं करता है, और हिट करने के बाद ये खुद भी तबाह हो जाता है, तो उस वक्त तक ये उसका टारगेट का पीछा नहीं छोड़ता है। ये इतना प्रिसिजन ये ड्रोन है, और काफ़ी जो है ये एक्सप्लोसिव्स कैरी कर सकता है। यूक्रेन कहता है जी हमने काफ़ी सारे ये पकड़े हैं, और वैसे तो 60% हमने इंटरसेप्ट भी किए थे और इनको हमने वापस भेजा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो हैं बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। यूएस कहता है जी कि ईरान ने बेशुमार ये जो हैं शाहिद 136 ड्रोन्स रशिया को बेचे हैं। ईरान कहता है हमने बिल्कुल नहीं बेचे हैं, लेकिन बहरहाल इसमें एक और भी ख़तरे की बात ये है, रशिया इसको जो है यूरेनियम 2 कहता है, वो ये भी ख़तरे की बात है कि इसको भी कोई रेडार जो है वो पकड़ नहीं सकता है जब तक कि ये हिट ना कर ले टारगेट के ऊपर, उस वक्त। मगर उन्होंने 15 इंटरसेप्ट किए हैं इसको। हाँ जी, 60% वो कहते हैं जी कि हमने उनको इंटरसेप्ट किया था और उनको वापस भेजा था। तो अब ये भी जो है बड़ी जो है वो अजीब बात है कि अगर आप डिटेक्ट नहीं कर सकते तो आपने उसको इंटरसेप्ट कैसे किया, और अगर आपने इंटरसेप्ट किया तो फिर जो है वो आके आपको दूसरे वाले आपको आके कैसे मार रहे हैं, क्योंकि अगर आपने 2 रोक लिए तो बाकी के 2 क्यों नहीं रोके, यू नो, या 10 रोक लिए तो बाकी 10 क्यों नहीं रोके, इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू इंटरसेप्ट, राइट। तो ये चक्कर है। तो ये भी ज़रा कुछ जो है मशकूक सी खबर है। बहरहाल ये है। द गार्डियन ने आज जी खबर दी है, और इसके मुताबिक जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने अब फेडरल जज जो हैं उनको कहा है कि ट्रंप के जो एक्स एडवाइजर थे स्टीव बैनन, उनको 6 months का प्रिजन दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो है इनको बहुत दफ़ा सबीना दिया गया, इनको बुलाया गया और ये आ ही नहीं रहे थे, जिसका कि मतलब है कि इन्होंने कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ लॉ शो किया है। और इन्होंने जो है इनको बार बार बुलाया जा रहा था सिर्फ जो जनवरी 6 को कैपिटल राइट्स हुए थे उसके ऊपर बात करने के लिए, लेकिन जैसे प्रेसिडेंसी के अंदर, ट्रंप प्रेसिडेंसी के अंदर ये अपनी बहुत डिफाइंस शो करते थे, वैसे ही इन्होंने एक डिफाइंस शो किया और कोई भी लॉ का जो है परवाह नहीं की। तो हम रिकमेंड करते हैं कि इनको
6 मंथ्स की जेल में डाला जाए। अच्छा, अब इनके जो लॉयर हैं उन्होंने कहा जी कि नहीं, बैनन साहब को 6 मंथ्स का आप जो है वो जेल में मत भेजें, इनको सिर्फ जो है प्रोबेशन पे भेजें, और वो भी इनको अगर आपने अरेस्ट भी करना है तो होम अरेस्ट में ये रहेंगे। तो ये जो जेल है यानी जेल जो है उसके अंदर ये नहीं जाएंगे। आज जो है इन्होंने प्रोसिक्यूटर्स ने, जो फेडरल प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन्होंने यूएस डिस्ट्रिक्ट जज कार्ल निकलस को कहा है कि इनको $200,000 का फाइन किया जाए और इनको यह बताया जाए कि आपने जो भी कोई एक्सप्लॉइट किए थे और आप बड़े नोटोरियस थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उस सब का आपको जवाब देना पड़ेगा और ख़ास तौर पे जो है अदालतों की रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी। और इसके अंदर अब बात यह भी आ गई है कि इसके बाद अब जो है ट्रंप साहब को भी बुलाया जाए। जो है न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक स्टोरी है और ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो चौंका देने वाली है। और इसके मुताबिक यानी मुझे नहीं पता कि इससे पहले यूएस प्रेसिडेंट्स जो थे वो ऐसा करते थे कि नहीं करते थे, क्योंकि ट्रंप साहब के ऊपर तो काफ़ी अजाब आया हुआ है अभी इस वक्त। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक जो है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको चार्ज किया गया है कि वो सीक्रेट सर्विस के बंदों को अपनी और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते थे और उनको $1,185 पर नाइट पे करते थे, विच इज मच बियॉन्ड द गवर्नमेंट रेट। तो इसके लिए उनको कहा गया है कि ये आज जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं हाउस ओवरसाइट कमेटी ने जो रिलीज किए हैं, उन्होंने कहा कि ये जो फेडरल एजेंसी जो थी उसको ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से ऊपर रेट पे किया जाता था और इन्होंने तकरीबन $1.4 मिलियन जो हैं हर वक्त जो उसके बंदे जा के ट्रंप की प्रॉपर्टी को और उसकी फैमिली को सिंस ही टुक ऑफिस इन 2017 जो विजिट करते रहते थे उसका बिल बना के भेजा था और कहा था कि $1.4 मिलियन जो हैं हमको हमारी सीक्रेट सर्विसेज जो हैं उनको पे करें। उन्होंने कहा जी कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही गलत है, इसलिए कि सीक्रेट सर्विसेज जो हैं किसी एक बंदे के कहने पे या एक फैमिली के बिजनेस के प्रोटेक्शन के लिए नहीं होते हैं। जाहिर है कि देयर आर बिगर थिंग्स फॉर सीक्रेट सर्विसेज टू डू। तो वो कहते हैं जी कि इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ये चक्कर लगाते थे और पता नहीं किसके कहने पे लगाते थे, उसके लिए उन्होंने इतना लंबा जो है वो बिल बना के दे दिया है। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने वैसे आज बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी कि ये स्टोरी सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने कोट की थी और आज हमने प्रोब करके और ज्यादा चीजें जो है हम सामने अब लेकर आए हैं। तो इसका मतलब है कि वॉशिंगटन पोस्ट पहले ये रिपोर्ट कर चुका था कि दोनों की रिपोर्ट आ गई। तो दोनों की रिपोर्ट आ गई कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ये कहा था अपनी रिपोर्ट में कि सीक्रेट सर्विस के बहुत सारे लोग इनकी प्रॉपर्टीज और इनके पास देखे जाते थे, तो अब वो क्या कर रहे हैं पता नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा जी कि वो इनकी प्रोटेक्शन के लिए वो इनको बुलाते थे। ये प्रेसिडेंट जो होते हैं मतलब जो प्रेसिडेंट उनके पास होते ही ऑलरेडी सिक्योरिटी के बंदे, प्रेसिडेंट एंड जो एक्स प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनके लिए भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इन्होंने वो कहते हैं जी कुछ ज्यादा ही यूज की, फिर अपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज की, फिर अपने बच्चों के लिए भी यूज की, फैमिली बाकी के लिए यूज की। तो ये नहीं होता, ये सिर्फ जो प्रेसिडेंट होता है उसके लिए होता है। द हिंदू की ये स्टोरी है जी, एंड दिस कैन बी वेरी वेरी डिजास्ट्रस। अगर ये कट्टा खुल गया अमेरिका के अंदर तो ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज है। द हिंदू की ये स्टोरी ये कह रही है जी कि इंडियन अमेरिकन रिपब्लिकन कांग्रेसमैन रो खन्ना जो हैं उनके साथ डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन स्टीव चैबोट, उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर एक प्रोब बिठाएं जो उन्होंने बांग्लादेश का जीनोसाइड किया था लोगों का वहां पे जब बांग्लादेश नहीं बना था। उन्होंने ये कहा है जी, और उन्होंने अलेज्ड का वर्ड भी नहीं यूज किया, अलेज्ड जीनोसाइड भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो है जीनोसाइड किया था बांग्लादेशियों का, जो उस वक्त जो था ईस्ट पाकिस्तान था और अब बांग्लादेश है। और ये हमारे लिए उन्होंने कहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को करने के लिए, क्योंकि वो जो ज्यादातर लोग पाकिस्तान मिलिट्री ने मारे थे वो बंगालीज और हिंदूज थे 1971 में, और हम ये जो ईयर्स ऑफ ये जो है मेमोरी जो है इसको हम खत्म नहीं कर सकते, जिसके के अंदर मिलियंस जो हैं उनको मैसेकर किया गया था। और ये दिस इज पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, और ये हमको फेलो अमेरिकन्स को एजुकेट इसके ऊपर करने की जरूरत है कि जो परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम है उनको जो है सजा कैसे मिलनी चाहिए, या फिर पाकिस्तान जो है बांग्लादेशियों से माफी मांगे।
तो दिस कैन बी वेरी वेरी बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान अगर ये वहाँ पे शुरू हो गया तो। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर जनाब फुल पेज का एक एड आया है और उस एड की जो हेडलाइन है वो है मोदीज मैग्निट्स्की 11। वो जो मोदीज मैग्निट्स्की 11 का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है, उसका कहने की जो उसमें आर्टिकल में कोशिश की है उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, उसमें उन्होंने जो इनकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और 10 और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, जिसमें के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CBI के DSP, ED के डायरेक्टर, बहुत सारे दूसरे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनको जो है के बारे में कहा है कि ये वो लोग हैं जो कि डेसिमेट कर रहे हैं इंडिया में रूल ऑफ लॉ और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को वेपनाइज कर रहे हैं पॉलिटिकल्स और राइवल्स के अगेंस्ट यूज करने के लिए। एज अ रिजल्ट इंडिया हैज बिकम एक्सट्रीमली अनसेफ फॉर इन्वेस्टर्स। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये जो आर्टिकल है ये इन्होंने जो निकाला है इसको ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के अंदर निकाला गया है और इसको फाउंड किया था US सेनेटर मैल्कम वॉलप ने 1995 में। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड बाय जॉर्ज लैंड्रिफ्ट जो कि वो इस पोजीशन पे हैं 1999 में। उन्होंने एक QR कोड दिया है इस जो एड है उसके नीचे और उसमें वो ये जो इनकी वेबसाइट है इनकी मैल्कम साहब की उसके ऊपर ये लेके चला जाता है विच इज फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम। उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि मोदी जी के इन लोगों ने इतना मुश्किल कर दिया हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस करना कि वहां पे अब जो है हो ही नहीं सकता है और वो इंतहाई एक अनसेफ कंट्री है बड़े इन्वेस्टर के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं वहां इन्वेस्ट करने का तो आप ना करें। तो ये आज जो है बड़ी खतरे की घटी है। उसकी वजह यह है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है वो इस वक्त USA के अंदर हैं ट्रेड टाइज के ऊपर बात करने के लिए वो गई हुई हैं और इकोनॉमिक टाइज एंड ऑल दोस। तो उस मौके पे वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर फुल पेज का इस तरह का एड आ जाना दैट इज बैड न्यूज़ जो है उनके लिए। दिल्ली के अंदर जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब हैं उन्होंने आज बड़े एलिगेशंस लगाए हैं बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि मुझे क्योंकि CBI जो है इनको आज अरेस्ट करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा जी आप आएँ और आपके ऊपर क्वेश्चनिंग की जाएगी क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अलेज्ड इरेगुलरिटीज़ इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में जो की है उस सिलसिले में आपसे बात की जाएगी। मनीष सिसोदिया ने जो कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी कि ये सारे झूठे केस हैं जो कि मेरे ऊपर लगाए गए हैं और ये इसलिए लगाए गए हैं कि आप जो है आप गुजरात के अंदर जो इलेक्शंस आने वाले हैं उन अपकमिंग इलेक्शंस के अंदर जो है वो हम जीत सकते हैं, तो इसलिए ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। इस वक्त जब ये बात कर रहे थे और CBI इनको बुला रही थी क्वेश्चनिंग के लिए तो इनके साथ आपके दूसरे लीडर्स जो हैं संजय सिंह और आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो थे वो भी यहाँ पे थे। उन्होंने कहा जी कि अब गुजरात जो है वो जाग गया है, बीजेपी के वो नारे नहीं मानेगा, वहाँ पे लोगों को अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल्स, जॉब्स और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और बेशक ये मुझे क्वेश्चनिंग करें, मुझे क्वेश्चनिंग के दौरान ये मुझे जेल में भी भेज दें लेकिन हम सच बोलने से नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये जो सारा कुछ मेरे खिलाफ FIR लिखाई गई है और ये सारे इसीलिए हैं क्योंकि नाउ आप एंड BJP आर एट अ फ्लैश पॉइंट, वरना इस केस की जो है कोई भी हैसियत नहीं है जी। और माजिद भाई आपको पता है आपने आमिर खान की वो फिल्म देखी है 3 Idiots? जी देखी है आपने? हाँ जी पाकिस्तान से भी 3 Idiots गए थे मास्टर्स को सलाम करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ जी कि बाइडन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस कंट्री जो है इन द वर्ल्ड का खिताब दिया। उन्होंने कहा जी, बाइडन साहब ने कहा कि जनाब ये और ये जो सारी जो ट्रांसक्रिप्ट है ये व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे भी पब्लिश्ड है, जैसे कि करामत साहब ने भी अभी आपको बताया। US स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ज़रा इसको अंडर प्ले करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि हम जो ये स्पेसिफिक प्राइवेट डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं उसके ऊपर हम बात तो नहीं करते हैं। लोगों ने कहा जी ये तो व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे है तो ये प्राइवेट डिप्लोमेटिक टॉक क्या है उसके बारे में आप हमें बताएं। तो उसके ऊपर उन्होंने फिर वो ज़रा वो कहते हैं
ना हमारे पंजाबी में, गोंगलुआ तो मट्टी चाड़न की कोशिश की थी। नहीं, हम समझते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े लंबे ताल्लुकात हैं, तो हमें लगता है कि वो अपने जो है न्यूक्लियर वेपन्स का वो ख्याल करेंगे। बाइडन साहब ने इससे पहले कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बहुत ही खतरे की घंटी है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा, नॉट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके ऊपर आज जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, बीबी जरदारी साहब, उन्होंने आज अमेरिका के जो एनवॉय हैं इस्लामाबाद में, उनको बुलाया और उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी हैरत है और मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं कि बाइडन साहब ने इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट दी है। हालांकि हमारे जो सारे एसेट्स हैं वो तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अकॉर्डिंग टू IAEA की जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए रखे गए हैं, और सारी हम चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल IAEA के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम उनकी हिफाजत करते हैं। तो ये इस तरह की नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो कैसे हमारे बीच में वो करेंगे। अब जब इनसे भी पूछा गया कि भाई आपने अमेरिकन एम्बेसडर को समन कर लिया, ये कैसे हुआ, तो बीबी जरदारी साहब ने भी जरा उसके ऊपर थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाने की कोशिश की कि ये बातें तो बड़े मुल्कों के बीच में चलती रहती हैं। अच्छा। हाँ जी, ठीक है जी। तो उस सिलसिले में मैंने कहा था ये 3 इडियट्स गए थे सलाम करने के लिए, लेकिन अंकल सैम ने इनकी कोई बात जो है ना, इनकी इज्जत कोई रखी नहीं। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब के आप देख ही रहे होंगे कि बाईपोल्स चल रहे थे, संडे को बहुत सारे रिजल्ट्स आए, बहुत सारे इलाकों में इमरान खान साहब जीते, जिसको कि अब लैंडस्लाइड विक्ट्री भी इनकी कही जा रही है। लेकिन इसके बाद फौरन ही इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिगिंग हुई है, ख़ास तौर पे जो यहाँ पे कुछ इलाके थे मलीर वगैरह के, और वहाँ पे जो है फिर से री इलेक्शन होने की ज़रूरत है। जो एक जगह उन्होंने कहा जी कि हम बलोच और जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं उनसे तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनसे हम बात बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। और जो हैं ये जो जितने भी ये हैं करप्ट किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो एंटी गवर्नमेंट मार्च है उसकी कॉल मैं किसी वक्त भी दे सकता हूं, और मैं इनको वार्न करना चाहता हूं ये गवर्नमेंट में जो लोग हैं कि लोग स्ट्रीट्स में इतनी बड़ी तादाद पे आ जाएंगे कि आप इसको संभाला ही नहीं दे सकेंगे। और आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि आप यहाँ पे वो कराएं, री इलेक्शन कराएं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं क्रिमिनल्स के साथ निगोशिएशंस करूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इसके अलावा उन्होंने आजम स्वाति साहब का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर बेसलेस केस बनाया गया है। 75 ईयर्स का वो आदमी है, उसको उसके ग्रैंड चिल्ड्रन के सामने मारते पीटते हुए ये लोग लेकर गए हैं एजेंसी वाले। तो इनको शर्म नहीं आती है कि ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये सिर्फ मुझे सताना चाहते हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये रूलिंग एलीट ये करके ये हरकतें सही हैं उनकी, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा चूंकि इन्होंने ये जब एलिगेशंस लगाए कि यहाँ पे रिगिंग हुई है बहुत ज़्यादा सिंध के अंदर खास तौर पे, तो वहाँ पे जो सिंध के इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान हैं उन्होंने जनाब बहुत ही कंडेम किया इमरान खान साहब के एलिगेशंस को। और उन्होंने कहा कि कराची NA 237 की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मलीर और कुरंगी की, वहाँ पे बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए हैं, और इमरान खान साहब अब इसको मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने बल्कि कहा कि 100% फेयर और फ्री इलेक्शंस हुए हैं। और वहाँ पे असल में ये हुआ था कि खान साहब जो हैं वो लूज कर गए PPP के कैंडिडेट अब्दुल हकीम बलोच के अगेंस्ट 10,000 वोट से। उनको मिले 32,567 और खान साहब को मिले 22,493, जिसके ऊपर खान साहब ने कहा था कि जी इसके ऊपर री इलेक्शन कराने की ज़रूरत है इस बाईपोल के ऊपर। तो उन्होंने जो सिंध के इलेक्शन कमिश्नर हैं एजाज अनवर चौहान साहब, उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होएगा। और जनाब इसहाक डार साहब ने आज एक और बहुत बड़ी बात कर दी, और ये वाकई एक्सप्लोसिव न्यूज़ है। उन्होंने कहा है जी कि आप सुनेंगे बहुत जल्द पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होएगा। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि हमने काम इतना अच्छा किया 2 महीने में, है जी, उन्होंने ये कहा। अच्छा जी, हुआ क्या है कि उन्होंने कहा जी इसहाक डार साहब ने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो FATF की जो प्लेनरी सेशन है ये अब अक्टूबर 2021 को होने वाली है, और हमने उनको बता दिया है कि पाकिस्तान को जो आपने जो दिए थे 48 रूल्स या जो कि उन्होंने फुलफिल करने थे वो पाकिस्तान ने कर लिए हैं। तो पाया ना, आपके 2 महीने में तो नहीं किए, पिछले 4 साल में किए हैं, तो वो उसमें किए थे। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को 2018 जून से जो है ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, लेकिन अब मैं आपको उम्मीद दिला रहा हूं कि जो है ये लोग आ रहे हैं फिर से। इससे पहले ये सितंबर में भी आए थे और उन्होंने कहा था कि हाँ जी हमारी बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में टॉक्स पाकिस्तान के साथ हुई हैं, पाकिस्तान ने बड़ा जो है वो एक्शन दिखाया है, तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक्ट किया। तो अब ये फिर जब आ रहे हैं तो तमाम जो पॉइंट्स हैं
नहीं 24 नहीं थे, 34 थे, 34 पॉइंट्स जो हैं उन सब के ऊपर पाकिस्तान ने कंप्लायंट शो की है ओवर द ईयर्स, तो इसलिए जो है पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट में नहीं रहेगा। तो पाइन फिर थोड़ा की कमाल है इसमें है जी, तो ऐसे है।